Hello everyone, I welcome you all to the today's session of the editorial. So let me give you an overview of the today's session. So पहले हम आर्टिकल को डिस्कस करेंगे. आज का आर्टिकल आपका जीएसटी के ऊपर है, ठीक है. देन हम वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे, आर्टिकल को डिस्कस करेंगे. एंड आज का सेशन मैंने ऐसे रखा है कि लेफ़्ट हैंड साइड पे आपका इंग्लिश पे रहेगा जो भी आर्टिकल, एंड जितना यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है ना वही आपका हिंदी में भी ट्रांसलेट करके मैंने रखा है, ताकि आपको कोई भी चीज़ अगर समझने में मुश्किल हो रही है मेरे समझाने के बावजूद भी, तो आप हिंदी में से पढ़ लेंगे तो आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है. तो ऐसे हम हिंदी में भी आर्टिकल को पढ़ लेंगे, ठीक है. तो सभी स्लाइड्स पे सिमिलर पैटर्न रखा गया है. एंड जहाँ पे भी आपको पर्पल कलर दिखेगा वहाँ पे हम एक ग्रामर का रूल सीखेंगे, ठीक है. एंड जहाँ पे रेड कलर है वहाँ पे हमें ब्रेक दे के पढ़ना है, वो कैसे पढ़ना है हम सीखेंगे. एंड पर्पल कलर पे हम ग्रामर के रूल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है. एंड यस, सो इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम आपका आर्टिकल मैंने आज ऐसे रखा है, ठीक है. वैसे तो मैं आखिरी में रखता हूँ हर रोज़ आपका हिंदी का आर्टिकल, बट ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आखिर हाँ इतनी इन्फॉर्मेशन है, इसका ही आपको सटीक ट्रांसलेशन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है. फिर हम जैसे कि अपना एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन करते हैं अपने हर एक सेशन में, वो हम कंटिन्यू रखेंगे. और सेकेंड आर्टिकल फॉर द रीडिंग, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको हर रोज़ एक आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं और एक आर्टिकल मैं आपको होम आपके रीडिंग के लिए देता हूँ, जो कि आपको खुद से पढ़ना होता है ताकि आपकी रीडिंग इम्प्रूव हो. तो ये रहा आज का आपका सेकेंड आर्टिकल, ये टाइटल है, ये आपका फर्स्ट स्लाइड है, इस पे वीडियो को पॉज करना और पढ़ लेना. और ये आपका सेकेंड स्लाइड है, तो यहाँ पे भी वीडियो को पॉज करना और पढ़ लेना, ठीक है. ओके, तो अब हम बिगिन करते हैं अपने सेशन का, मतलब अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो टाइटल क्या कह रहा है? एन इनकम्प्लीट रिफॉर्म ऑन 6 years ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि 6 साल तो हो गए हैं, तो कह रहे हैं कि ऑथर 6 years तो हो गए हैं, पर अभी भी कई सारी खामियां हैं जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स में है, ठीक है. गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको पता है ना, वस्तु और सेवा कर, जो कि आपका 1 जुलाई को 2023 में आपका इसी साल, मतलब 1 जुलाई तो हो गया है, तो आपका 1 जुलाई को 6 साल कंप्लीट हो गए थे. यानी कि 2017 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो इस साल हम 6 साल इसको कंप्लीट किया है हमारे इंडिया ने, ठीक है. तो और क्या कह रहे हैं ऑथर? डिस्पाइट गेन्स. देखो, डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं लगता है, ये आपका ग्रामर का रूल है, ठीक है. डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता है, पर इंस्पाइट के बाद हमेशा ऑफ आता है, ठीक है. दोनों का मीनिंग सेम होता है इसके बावजूद, पर डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता है, ठीक है. तो डिस्पाइट गेन्स मतलब इसके बावजूद कि हाँ हमें गेन्स हुए हैं, गेन्स इस फ़ायदा हुआ है जीएसटी से, गेन्स इज फ़ायदे, तो फ़ायदे तो हुए हैं जीएसटी से, पर द इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है. आपका डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? जिस पे आपका इंसिडेंस ऑफ द टैक्स बर्डन जो होता है वो डायरेक्टली पे किया जाता है टैक्स पेयर के द्वारा. तो आपका एग्जांपल इनकम टैक्स, तो वो आपका डायरेक्ट टैक्स में आता है. एंड जीएसटी पे क्या आता है? आपका जो इंसिडेंस ऑफ द टैक्स बर्डन होता है वो डायरेक्टली पे नहीं किया जाता है टैक्स पेयर के द्वारा, वो बेयर नहीं किया जाता है डायरेक्टली टैक्स पेयर के द्वारा. तो हम उस टाइप के टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं. तो एग्जांपल है जीएसटी आपका, ठीक है. ओके, तो ये जो हमें फ़ायदे हुए हैं इस इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम से, तो इज़ एट टू बिकम ट्रूली सिंपल और एफिशिएंट. तो ये फ़ायदे हैं ना, और भी इनकी ज़रूरत है कि ये जो टैक्स सिस्टम है इस रिजीम को और भी सिंपल होना है और एफिशिएंट होना है. एफिशिएंट इज सक्षम, और भी सक्षम होना है और भी सिंपल होना है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट अब हम वोकैबुलरी करते हैं. वोकैबुलरी पे आपका फर्स्ट वर्ड है ट्रास्ट. ट्रास्ट आपका एक नाउन है जिसका मतलब होता है एन अपॉइंटेड मीटिंग स्पेशली बिटवीन द लवर्स. तो यहाँ पे आपका वो लवर्स वाला तो कॉन्टेस्ट नहीं आएगा, जब भी जहाँ पे यहाँ पे ट्रास्ट आएगा मतलब मीटिंग आएगा. आपका आर्टिकल में जब भी ट्रास्ट वर्ड आएगा उसका मतलब होगा कि मीटिंग. ओके, फैन फेयर
फैन फेयर भी आपका एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ शॉर्ट लाउड पीस ऑफ म्यूजिक दैट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस समबडी इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल अ क्विंग और क्वीन। तो जैसे कि हमें पता है ना कि जब किसी का हमें भव्य स्वागत करना होता है तो उस टाइम पे जो म्यूज़िक बजता है हम उसे फ़ैन फेयर कहते हैं, ठीक है। जो जैसे पहले के ज़माने में किंग और क्वीन आते थे तो डोल ताशे बजाते थे, है ना, तो वैसे ही उसे हम फ़ैन फेयर कहते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल में कैसे यूज़ हुआ है हम वो देख लेंगे। बॉटल नेक आपका थर्ड वर्ड है, वो भी एक आपका नाउन है जिसका मतलब है समवन और समथिंग दैट स्लोज और हॉल्ट्स। द हॉल्ट करना इज़ रोकना, फ्री मूवमेंट एंड प्रोग्रेस। तो कोई भी चीज़ अगर आपके प्रोग्रेस को रोक रही है, फ्री मूवमेंट को रोक रही है, तो वो आपके लिए बॉटल नेक है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ आपके लिए बाधा बन रही है तो वो बॉटल नेक कहते हैं हम उसे, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल आपका एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सीमिंग और स्टेटेड टू बी रियल और ट्रू बट नॉट नेसेसरली रियल और ट्रू। वो हमें ऊपर ऊपर से तो दिखता है कि हाँ ये बात ऐसी है, सच है, पर वो असलियत में सच नहीं होती है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टेंसिबल। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्रैकडाउन। क्रैकडाउन ये आपका एक नाउन है जिसका मतलब है एक्शन टू स्टॉप बैड और इलीगल बिहेवियर। तो जब भी आप कोई एक्शन लेते हो किसी भी चीज़ को रोकने के लिए जो कि इलीगल है या फिर ख़राब है, तो आप क्रैकडाउन कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिप्लॉय। डिप्लॉय आपका वर्ब है। डिप्लॉय करना इज़ तैनात करना, ये भी एक आपका मीनिंग होता है। टू यूज़ समथिंग इन अ यूज़फुल एंड सक्सेसफुल वे, ठीक है। ये भी आपका मीनिंग आता है कि आप कोई भी चीज़ को अच्छे से सक्सेसफुल तरीके से यूज़ कर रहे हो तो आप उस चीज़ को डिप्लॉय कर रहे हो। वैसे तो डिप्लॉय का मतलब तैनात करना भी होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ आउटलायर। आउटलायर आपका एक नाउन है जिसका मतलब है अ पर्सन और अ थिंग डिफरिंग फ्रॉम ऑल अदर मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप और सेट। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने ग्रुप या फिर पर्टिकुलर सेट ऑफ पर्सन से अलग है या वो अलग कोई चीज़ कर रहा है तो वो आउटलायर है, ठीक है। अनवाइडली ये आपका एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू मूव और कैरी बिकॉज इट इज़ टू बिग हैवी एक्सेट्रा। तो कोई भी चीज़ अगर बहुत ही भारी भरकम है या फिर हम उसे आगे नहीं ले जा पा रहे हैं तो वो आपके लिए अनवाइडली है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बेयोंसी। बेयोंसी का वैसे तो मतलब होता है आपकी तैरने की शक्ति, कि आप कितना फ्लोट कर सकते हो पानी पे। और एक जो मीनिंग आता है उसका मतलब है यहाँ पे द एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिप्रेशन और डिस्करेजमेंट। तो आप कितना क्विकली आप रिकवर कर सकते हो किसी भी डिप्रेशन या किसी भी डिस्करेजमेंट से, किसी भी प्रॉब्लम से आप कितना जल्दी उभर सकते हो, आप कितने रेजिलियंट हो, तो वो आपका बेयोंसी दिखाता है, ठीक है। ये बेयोंसी आपका एक नाउन है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ बिलिप। बिलिप ये आपका एक नाउन है जिसका मतलब है अ स्मॉल प्रॉब्लम दैट डज नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग। तो कोई भी एक प्रॉब्लम जो लंबे समय तक नहीं चलती है, कुछ क्षण के लिए होती है, तो वो आपके लिए बिलिप है, ठीक है। वो प्रॉब्लम को हम बिलिप कहेंगे, ठीक है। एक्सपीडिशियसली आपका एक एडवर्ब है जो जिसका मतलब होता है स्पीडीली। तो कोई भी चीज़ आप जल्दी से कर रहे हो तो आप एक्सपीडिशियसली कर रहे हो वो चीज़, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल को, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ओके, इंडियाज़ ट्राइस्ट विथ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब इंडिया का जो जर्नी था, ट्राइस्ट इज़ यहाँ पे मीट, तो जब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉन्च्ड एट अ स्पेशल मिडनाइट पार्लियामेंट सेशन। ये जब 2017 में लॉन्च किया गया था, अगर आपको याद होगा, आपने न्यूज़ पे देखा होगा, तो वो इसको इंट्रोड्यूस जब किया गया था, ये एक मिडनाइट सेशन में पार्लियामेंट के लॉन्च किया गया था। मतलब रात के 12 बजे इसको लागू किया गया था, इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया था रात के 12 बजे, तभी इसे लॉन्च किया गया था विथ अनयूजुअल फैन फेयर। अनयूजुअली पहले नहीं होता है हमेशा ऐसे कुछ, पर इस बार हुआ था जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। फ़ैन फेयर इज़ वो शोरगुल जो हम कहते हैं, जो वो म्यूज़िक है। यहाँ पे सच्ची में से म्यूज़िक नहीं बजाया था, पर इनका कहने का मतलब है उस एंथुजियाज़म के साथ, फ़ैन फेयर यहाँ पे मतलब उस एंथुजियाज़म के साथ, उस वाइब के साथ, यहाँ पे एक वाइब के साथ, एक बहुत ही अच्छे एंथुजियाज़म के साथ इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। कंप्लीटेड, तो ऐसी जीएसटी जिसे मिडनाइट में लॉन्च किया गया था और अनयूजुअल फैन फेयर के साथ लॉन्च किया गया था, उस जीएसटी को आज यानी कि 1 जुलाई को 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। दिस मंथ मतलब 1 जुलाई को ही 6 साल कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। मार्किंग द ओकेजन, तो
इस चीज़ के उपलक्ष्य में क्या किया जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा, उन्होंने क्या एम्पेसाइज़ किया, देखो यहाँ पे पर्पल कलर क्यों है, एम्पेसाइज़ के बाद कभी भी ऑन नहीं आता है, एम्पेसाइज़ करना इज़ यहाँ पे ज़ोर देना। तो उन्होंने क्या एम्फेसाइज़ किया कि क्या ज़ोर देकर बात कही, दैट जीएसटी हैज़ मूव्ड द कंट्री, जीएसटी ने हमारे देश को कहाँ किस तरफ लेके गया है, अ यूनिफाइड मार्केट, यूनिफाइड इज़ जो कि सभी जगह है, जो सब चीज़ें एक साथ होती हो, यूनिफाई करना है सारी चीज़ों को एक साथ करना, तो यूनिफाई मार्केट्स को यूनिफाई किया है, सभी मार्केट्स को एक साथ लेके आए हैं। फ्रॉम अ सिचुएशन वेयर ईच किस सिचुएशन से एक साथ लेके आए हैं, वेयर ईच स्टेट मैंडेटेड डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसीजर्स, तो जहाँ पे पहले के मुकाबले, जब पहले के समय में जो सारे स्टेट्स अपने अपने अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर्स थे, अलग अलग टैक्स लगाते थे और उनके अलग अलग प्रोसीजर्स थे, उससे अब हम एक यूनिफाई मार्केट पे आए गए हैं। तो जीएसटी का जैसे कि हमारा लोगो ही है, उनका एक टैगलाइन है, शायद आपने इस पे देखा होगा, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ठीक है ना। तो इनके टैगलाइन के अनुसार ही निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि इसके वजह से अब देखो अब कैसे होता है, पहले हर एक स्टेट अपना अपना अलग टैक्सेस लगाता था, ठीक है। तो अब क्या हो गया है, जीएसटी आ गया है, तो हर एक स्टेट सिर्फ जीएसटी ही लेवी करता है, कोई अपने अलग अलग टैक्स नहीं लगाते हैं। तो इससे निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि देखो इस तरीके से ना हमारा मार्केट अब यूनिफाई हो गया है, अब सिर्फ हमारे इस पूरे एक देश में एक ही टैक्स लगाया जाता है हर एक जगह, चाहे आप कहीं पे भी जाओ, ठीक है। तो इन्होंने इसके उपलक्ष्य में मतलब उनकी अच्छाई गिनाई, हमें अच्छी चीज़ों को बताया। वाइल इंटर स्टेट बॉर्डर्स, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट आई हमारे इस जीएसटी को लाने से, निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि जो इंटर स्टेट था, इंटर स्टेट इज़ एक स्टेट से दूसरे जगह के तरफ अगर हम बात करते हैं, मतलब दो अलग अलग स्टेट्स की जब हम बात करते हैं तो वो इंटर स्टेट होता है। तो अगर हम जब उसी स्टेट के बारे में बात करते हैं कि हाँ इस एक ही स्टेट में एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है, तो वो इंट्रा स्टेट होगा, ठीक है। डिफरेंस देखना, INTRA इंट्रा होगा, पर जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने की बात करते हो तो आप उसे इंटर स्टेट कहते हो, ठीक है। तो क्या कहा गया है यहाँ पे, इंटर स्टेट बॉर्डर्स, तो मतलब जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए जब हमारे गुड्स जाते थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट, वेर मार्क्ड बाय बॉटल नेक मतलब उन्हें एक मुश्किल का सामना करना पड़ता था। बॉटल नेक इज़ मुश्किल, तो एक मुश्किल थी, क्या मुश्किल थी, चेक पोस्ट एक मुश्किल की तरह उनके लिए काम करते थे। तो चेक पोस्ट पे क्या होता था, सारे सामान की निगरानी होती थी, मतलब एग्ज़ामिनेशन होता था, उसके बाद वो फिर अपने अपने कहते थे कि आप हमारे स्टेट के हिसाब से ऐसे ऐसे सारे टैक्स को भर दीजिए, इतना इतना सारे स्ट्रक्चर्स हैं, आप इसके टैक्स को भर दीजिए, फिर ही हम आपके गुड्स को आगे हमारे स्टेट में एंटर करने देंगे, ठीक है। तो ऐसे सब होता था चेक पोस्ट पे। दैट एडेड टू लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, तो इससे क्या होता था, जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होती थी ना, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इज़ जो आपको इन शॉर्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए ले जाने के लिए जो आपको कॉस्ट लगती है वो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, वो भी आपका फाइनल कॉस्ट में ऐड होता है ना, कोई अपने हाथ से तो भर के नहीं देगा पैसे, है ना, तो वो भी आपका फाइनल कॉस्ट पे ऐड हो जाता है। तो इसीलिए वो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाती थी चेक पोस्ट्स पे, एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इंडियन गुड्स कॉम्पिटिटिवनेस, तो इससे क्या होता था, तो इंडिया के जो गुड्स है ना वो कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाते थे, बिकॉज उनका प्राइस उतना ज़्यादा हो जाता था, तो वो कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकते थे। कॉम्पिटिटिव इज प्रतिस्पर्धात्मकता, ठीक है। तो उनमें वो कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रह पाती थी कि फिर क्या हो जाता, हमारे इंडियन गुड्स महंगे हो जाते थे कंपैरेटिवली दूसरे कंट्री से, तो वही गुड जो यहाँ पे 100 रुपये में मिलता था वही हमें दूसरे कंट्री में 50 या 60 रुपये में मिल जाता। तो इसलिए वो निर्मला सीतारमण जी कह रहे थे कि कॉम्पिटिटिवनेस ना हमारे इंडियन गुड्स की कम हो जाती थी, ठीक है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें उन्होंने बताई। इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था सून आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन शॉक, तो डीमोनेटाइजेशन से जो लोगों को शॉक हुआ था, डीमोनेटाइजेशन इज़ नोटबंदी, तो उसके बाद तुरंत बाद से ही जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। द जीएसटी व्यूड एज अनदर डिस्ट्रप्टर, तो अनदर डिस्ट्रप्टर मतलब एक रुकावट के तरह जीएसटी को देखा जा रहा था, बिकॉज एक तो नोटबंदी आ गई थी, लोगों को तकलीफ़ हुई थी, फिर उसके बाद आप जीएसटी को ला रहे हो, तो उन्होंने लोगों को लगा था कि हाँ भाई और एक हमारे ऊपर प्रॉब्लम आ गई है फॉर द इनफॉर्मल इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के लिए और एक प्रॉब्लम आ गई है, एंड इट्स इनिशियल टेक्निकल
तो यहाँ पे टेक्निकल, स्ट्रक्चरल एंड प्रोसीजरल, देखो यहाँ पे पैरेललिज्म फॉलो हो रहा है, रूल ऑफ पैरेललिज्म, सभी सेम डिग्री में है, ठीक है। कोई भी आपका अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच पे ये तीनों वर्ड्स नहीं है। मुझे यहाँ पे पर्पल में करना था, ये आपका टेक्निकल, ये आपका स्ट्रक्चरल और ये आपका प्रोसीजरल, ठीक है। सेम सेम पार्ट ऑफ स्पीच फॉलो कर रहे हैं ना, तो इसे हम रूल ऑफ पैरेललिज्म कहते हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ पे ऐसा अलग से वर्ड नहीं है। देखो टेक्निकल है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड हो जाता था, प्रोसीजर्ड हो जाता था, ऐसा कोई भी अलग आपका पार्ट ऑफ स्पीच नहीं फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो आप सेम पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे रखा गया है इनका, तो इसे ही हम रूल ऑफ पैरेललिज्म कहते हैं, ठीक है। ये एक ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो जो इनिशियली प्रॉब्लम्स आई थी, टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स थी, जो मतलब कुछ टेक्निकल जीएसटी के पोर्टल पे होगा टेक्निकल इश्यूज, और जो स्ट्रक्चरल थे कि जीएसटी का जो जैसे स्ट्रक्चर है वो इंडियन इकोनॉमी को सूट नहीं करता होगा, और जो प्रोसीजरल चैलेंजेस थे, चैलेंजेस इज प्रॉब्लम्स, तो जो प्रोसीजरल चैलेंजेस थे, जो जीएसटी का प्रोसीजर था, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया, डिलीशन प्रोसेस हो गया, चाहे कोई भी प्रोसीजर हो, तो ये जो तीनों टाइप के चैलेंजेस थे ना, टुक अ वाइल टू सॉर्ट आउट। टुक अ वाइल मतलब इनको सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना, तो इनको सॉल्व करने के लिए कुछ समय लग गया, ठीक है। ओके, शुरुआती तौर पे समय लग गया, ठीक है, तो इसीलिए भी उसे एज अ प्रॉब्लम कहा जा रहा था कि देखो यार कितने सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स आई पर कुछ टाइम के बाद वो सॉल्व हो गई, ठीक है। दैट ऑल बिजनेसेस विथ एनुअल टर्नओवर, दैट मतलब अब जब भी हम सेंटेंस को दैट से स्टार्ट करते हैं उसका मतलब होता है ये बात की जो सारे बिजनेसेस हैं, ठीक है। तो जो मतलब सारे जो बिजनेसेस हैं जिनका एनुअल टर्नओवर जिनका 5 करोड़ से ज़्यादा है, टर्नओवर इज उनकी बिक्री, उनका सेल्स जो 5 करोड़ से अगर ज़्यादा होता है, तो उनको क्या करना होगा, विल हैव टू जनरेट ई इनवॉइसेस, उनको ई इनवॉइसेस जनरेट करने पड़ेंगे। मतलब वो अब खुद से अपने शॉप पे इनवॉइसेस नहीं करेंगे, जीएसटी के पोर्टल से डायरेक्टली वो लोग उसी पोर्टल पे ई इनवॉइस को बनाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग दिस अगस्त, तो इस अगस्त से ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उनको ई इनवॉइसेस को बनाना पड़ेगा। एंड देयर हैज़ बीन नो ऑस्टेंसिबल पुशबैक, ऑस्टेंसिबल मतलब ऊपर ऊपर से तो लग रहा है कि इस पर कोई पुशबैक नहीं मिला है फ्रॉम स्मॉलर बिजनेसेस। पुशबैक इज इसको कोई भी कोई भी इसने अपोज नहीं किया है इस मूव को, जो मतलब सारे बिजनेस ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ अगर हमारा 5 करोड़ से ज़्यादा है तो हम ई इनवॉइसेस को बनाएंगे। तो कोई भी स्मॉलर बिजनेसेस ने इसे अपोज नहीं किया है, पुशबैक करने से अपोज करना। तो किसी ने ऊपर से तो लग रहा है, ऑस्टेंसिबली इज ऊपर से तो लग रहा है, हाँ अब तक तो किसी ने नहीं किया है अपोज। इंडिकेट्स, तो ये बात कि किसी ने नहीं, अब यहाँ पे आपको ब्रेक देकर पढ़ना है, पुशबैक फ्रॉम स्मॉलर बिजनेस ओवर दिस ब्रेक इंडिकेट्स दैट, तो ये बात जो कि अभी किसी ने अपोज नहीं की है, इससे हमें क्या पता चलता है, ये क्या चीज़ दिखाती है, दैट फर्म्स हैव ग्रेजुअली एम्ब्रेस करना इज गले लगाना, यहाँ पे गले लगाना इज एक्सेप्ट करना। तो जो फर्म्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, उन्होंने ग्रेजुअली इस टाइम के समय जैसे जैसे टाइम बीतता गया उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है द चेंज को। तो जीएसटी पे जो भी ये चेंज आया है 5 करोड़ वाला, इन्होंने लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, बिना किसी अपोजिशन के। द रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स क्रैक डाउन ऑन, देखो क्रैक डाउन के बाद हमेशा आपका ऑन आता है। क्रैक डाउन इज एक्शन लेना, ठीक है, जो कि इलीगल चीज़ हो रही है या फिर कोई बुरी चीज़ हो रही है उस पर एक्शन लेना इज क्रैक डाउन करना। तो कोई भी तो आप किसी पे आप एक्शन लेते हो ना, तो इसलिए क्रैकडाउन के बाद ऑन आएगा हमेशा। तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक्शन ले रहा है किस चीज़ पे, फेक इन्वॉइसिंग, फेक इज़ जो नकली हो, जो लोग नकली इन्वॉइस बना रहे हैं, इन्वॉइसेस बिल्स, जो लोग नकली बिल्स बना रहे हैं, एंड अदर टेक्निक्स डिप्लॉयड बाय द टैक्स इवेडर्स, और जो अलग अलग तरीके अपना रहे हैं टैक्स इवेडर्स। इवेड करना इज उससे चकमा दे देना, इवेड करना चकमा देना। तो जो लोग ऐसे सारे तरकीबों को अपना रहे हैं, टेक्निक्स तरकीबें, तो जो लोग ऐसी तरकीबों को अपना रहे हैं टैक्स को इवेड करने के लिए, मतलब टैक्स को बचाने के लिए, मतलब फेक इनवॉइस प्रिपेयर कर रहे हैं और बाकी जो तकनीक जो लोग तरकीबें अपना रहे हैं उस पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया है। तो इस एक्शन से क्या होगा, मे कंपेल द न्यू फ्यू आउटलायर्स, तो इससे क्या हो जाए, मे कंपेल इस उनको मजबूरन क्या करना होगा,
जो वो लोग फ्यू आउटलायर्स हैं, आउटलायर्स इज जो अलग से काम करते हैं। देखो पूरा देश सच्चाई के साथ, जो लोग जो बाकी टैक्स पेयर्स हैं वो सच्चाई के साथ अपने टैक्स पे कर रहे हैं। अब ये आउटलायर्स कौन हो गए? जो कि ऐसे सब टैक्स इवेड करने के चक्कर में लगे होते हैं। तो ऐसे लोगों को भी ना क्या कर देता है, टू फॉल इन लाइन टू। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये एक्शन ना इन लोगों को भी क्या कर देता है, अपने सही रास्ते पे ला देता है। टू फॉल इन लाइन टू, देखो यहाँ पे 2 और 2 का कॉम्बिनेशन है, मुझे यहाँ पे भी यार पर्पल में करना चाहिए था। हमेशा आपका 2 और 2 का कॉम्बिनेशन आता है, जिसका मतलब होता है कि इतना सा है, ये बात इतनी है कि ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 2 का हमेशा कॉम्बिनेशन आता है। तो ये बात कि जो ये लोग अलग से काम करते हैं ना, इन लोगों को भी लाइन पे ला देता है, मतलब इन लोगों को भी सही रास्ते पे ला देता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपने एक्शंस से, ठीक है। टाइटनिंग कंप्लायंस एंड द पोस्ट पैंडमिक रीबाउंड। तो जो टाइटनिंग कंप्लायंस है, कंप्लायंस करना इस रूल्स को फॉलो करना। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट आप देख सकते हो एक्शंस ले रहे हैं जो भी गलत काम कर रहे हैं, तो इससे रूल्स क्या हो रहे हैं, स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे रूल्स के स्ट्रिक्ट होने के वजह से, रूल्स को फॉलो करने के वजह से क्या हो रहा है, और पोस्ट पैंडमिक रीबाउंड, रीबाउंड इज़ रिकवरी। तो पैंडमिक पोस्ट इज़ किसी भी चीज़ के बाद, तो पैंडमिक के बाद जो रिकवरी हुई है उससे और स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करने से क्या हुआ है, हैव हेल्प इम्प्रूव्ड रेवेन्यूज़ फ्रॉम द जीएसटी। तो इन दोनों चीज़ों से क्या हुआ है, जीएसटी के जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, मतलब हमें टैक्स ज़्यादा मिल रहा है इन दोनों चीज़ों की वजह से। अब यहाँ पे पर्पल में क्यों है, हेल्प के बाद आपका हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वो आपका ग्रामर है यहाँ पे, वो आपको दिखाना था, इसलिए यहाँ पे पर्पल में मार्क किया है मैंने, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब विच मिस सीतारमन हैड सजेस्टेड वेर अंडरवेलमिंग। तो ये जो जीएसटी बड़ी है ना, इन दोनों कारणों की वजह से इसको बड़ी तो है, पर मिस सीतारमन जी ने क्या कहा है, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि ये अभी बड़ी तो है पर फिर भी ये कम है, ये कम थी। क्यों कम थी, अंडरवेलमिंग थी मतलब कम थी। एज ऑफ लेट 2021, मतलब 2021 तक तो ये कम ही थी। वेन, पर वो ये रेवेन्यूज़ 2021 तक तो कम थी पर वो बढ़ गई। अब वेन से क्या दिखा रहे हैं वो लोग, अब बढ़ गई। इस टाइम तक कम थी, 2021 तक कम थी, अब वो बढ़ गई हैं। क्यों बढ़ गई हैं? व्हेन द काउंसिल सेट अप मिनिस्ट्रियल ग्रुप टू रैशनलाइज द अनविल्डली मल्टीपल रेट स्ट्रक्चर एंड एनहांस टैक्स इनफ्लोज। तो क्या कह रहे हैं, तो जब इस वक्त तक तो कम थी, पर जब एक मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया गया, मिनिस्टर्स का एक ग्रुप बनाया गया टू रैशनलाइज करना इज़ नए नए रिफॉर्म्स लाना। तो जीएसटी में नए रिफॉर्म्स लाने के लिए एक मिनिस्ट्रियल ग्रुप का गठन किया गया। किस चीज़ को रैशनलाइज करने के लिए, अनविल्डली जो बहुत ही लोगों के लिए हैवी हो रहा था, मल्टीपल रेट स्ट्रक्चर। तो देखो कई सारे रेट्स थे ना, हर एक किसी गुड्स पे 5% जीएसटी लगता था, किसी पे 10 लगता था, तो किस पे तो 28% लग जाता था जीएसटी। तो ये जो अलग अलग रेट स्ट्रक्चर थे ना, ये लोगों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। अनविल्डली जो कोई चीज़ भारी हो, जो जिसको आप संभाल ना सके, तो ऐसे रेट स्ट्रक्चर लोगों से संभले नहीं जा रहे थे। इसीलिए जीएसटी काउंसिल ने एक मिनिस्टर्स के ग्रुप को अपॉइंट किया और उसे अपॉइंट करके उसे रैशनलाइज किया, उसे सही किया, और इससे क्या हो गया, हमारे टैक्स इनफ्लोज बढ़ गए। एनहांस करना इज बढ़ना। तो इस चीज़ से, मिनिस्ट्रियल ग्रुप के गठन से हमारे टैक्स इनफ्लोज बढ़ गए। इनफ्लोज इज अंदर हमारे तरफ आना, आउटफ्लो इज जब पैसा बाहर की तरफ जाता है तो वो आउटफ्लो होता है। तो जीएसटी का इनफ्लोज बढ़ गए, तो जीएसटी ज़्यादा आने लगी जब मिनिस्ट्रियल ग्रुप का गठन किया गया, ठीक है। इस जून में जीएसटी रेवेन्यूज़ क्रॉस्ड 1.6 लाख करोड़। तो इतना आंकड़ा क्रॉस किया है जीएसटी ने, इस जून में हमें इतना टैक्स कलेक्शन हुआ है। ओनली द फोर्थ सच ओकेशन, तो ये सिर्फ चौथी बार ही हुआ है। कब से चौथी बार हुआ है? एंड इट्स 72 मंथ्स एग्जिस्टेंस। तो 72 मंथ्स हो गए हैं आज तक, मतलब 6 साल हो गए ना, तो 6 साल यानी कि उस 6 साल को मंथ्स में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। तो 12 6 72 होता है ना, एक साल में 12 महीने, तो 6 साल इज 12 इंटू 6, तो 12 6 72। तो 72 महीनों के इनकी जो उनका टाइम पीरियड था जीएसटी को आके, तो 72 महीनों में सिर्फ ये चौथी बार ही हुआ है कि इतना अमाउंट क्रॉस कर पाया है। बाकी के महीनों में इससे कम ही था, 1.6 लाख करोड़ से कम ही था। तो ठीक है, ये बात अच्छी है कि अब 1.6 लाख करोड़ इस महीने तो आया है। तो इस चीज़ से क्या हुआ है, लिफ्टिंग इस ऊपर की तरफ लेना। तो इससे क्या ऊपर की तरफ बढ़ गया है हमारा द एवरेज कलेक्शंस इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। तो हमारा जो एवरेज कलेक्शन था वो बढ़ गया है
फर्स्ट क्वार्टर में, जो फर्स्ट क्वार्टर होता है इस साल का, उस क्वार्टर में हमारा एवरेज बढ़ गया है टू नियरली 1.7 लाख करोड़। तो हमारा एवरेज इस अमाउंट तक 1.7 लाख करोड़ आके हमारा एवरेज कलेक्शन हो गया है। अ हेल्दी 12 और ये क्या है, जो ये 1.7 लाख करोड़ है ना, ये 12% ज़्यादा है ओवर लास्ट ईयर्स की टीकीटीज, जो आपका अमाउंट होता है, जो आपका फंड होता है। यहाँ पे फंड इज जो आपका जीएसटी कलेक्शन था, तो पिछले साल जितना जीएसटी कलेक्शन था उससे 12% ज़्यादा ही है ये अमाउंट, ठीक है। ओके, द रिसेंट रेवेन्यू बियॉन्सी, रेवेन्यू बियॉन्सी जो आपका रेजिलियंस है, तो जो रिसेंटली अब हमारी इकोनॉमी रेजिलियंट हुई है, जो पेंडेमिक था उससे फिर बाउंस बैक करके आई है जो हमारी इकोनॉमी, इवन में इट फेस, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो अभी भी फेस कर रही है, क्या फेस कर रही है, अब बेलिप इस जो छोटी समस्या होती है, अभी भी एक छोटी समस्या फेस कर रही है। क्या है वो समस्या, इफ़ कंजम्पशन, इफ़ इस यहाँ पे होगा ही करके ऐसे नहीं दिखा रहा है, इफ़ इस संभावना दिखा रहे हैं हमें कि संभावना अगर ऐसा होता है कि कंजम्पशन ग्रोथ फॉल्टर्स, कंजम्पशन ग्रोथ इज, कंजम्पशन इज जो कंज्यूमर्स गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो जो खपत है ना, मतलब अगर खपत इस यहाँ पे जो लोगों की, अगर देखो यार, जो जब लोग ज़्यादा गुड्स को कंज्यूम करेंगे तभी ज़्यादा सेल्स होगी ना। तो इन शॉर्ट अगर ज़्यादा लोग ज़्यादा गुड्स को कंज्यूम नहीं करते हैं तो लोगों की जो बिजनेसेस की सेल्स होगी वो कम होगी, फॉल्टर करना इस, उसमें त्रुटि आ जाना, उसमें कमी आ जाना, तो लोगों की उनकी बिजनेसेस की सेल्स कम होती है। अगर ऐसा होता है तो अमिड स्लोइंग ग्लोबल इकोनॉमी, क्यों ऐसा हो सकता है, जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें स्लो डाउन चल रहा है, जैसे कि आपको पता ही है रेसिशनरी प्रेशर्स आ रहे हैं, रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, इसकी वजह से रेसिशन आ रहा है, ठीक है, मंदी का ऐसा प्रभाव हो रहा है लोगों के ऊपर। तो ऐसा होता भी है तो पर ऐसा होता भी है तो इंडिया को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड्स वेल। तो ये जो बेलिप है ना, ये बेलिप, ये जो समस्या है कि कंजम्पशन ग्रोथ फॉल्टर कर लेगा, ये बोर्ड्स वेल, बोर्ड करना इस प्रेडिक्ट करना। तो देखो यहाँ पे पर्पल में क्यों है, आपका बोर्ड के साथ इल भी आता है, बोर्ड के साथ वेल भी आता है। बोर्ड इल इज फ्यूचर में जब कोई ख़राब घटना घटनी हो तो हम उसके लिए बोर्ड इल का इस्तेमाल करते हैं, और जब फ्यूचर में कोई अच्छी घटना घटनी हो, हमें प्रेडिक्ट करना हो कि अच्छी ही कोई घटना घटेगी फ्यूचर में, तो हम उसके लिए वेल का इस्तेमाल करते हैं। तो बोर्ड्स वेल आएगा यहाँ पे। तो इस फॉल्ट, ये फॉल्टर है ना, ये क्या हमें प्रेडिक्शन दिखा रहा है, क्या अच्छी प्रेडिक्शन दिखा रहा है कि इन स्टेट्स के लिए एक अच्छी प्रेडिक्शन है कि दैट वर वरीड अबाउट देयर फिस्कल कैपेसिटी आफ्टर। तो इन स्टेट्स के लिए एक अच्छी खबर है कि आप चिंता मत कीजिए, हम रिकवर कर लेंगे। ये बयानसी जो आई है ना, ये हम इस बयानसी से हम रिकवर कर लेंगे, ठीक है। जो हम रेजिलियंट थे, अभी भी इतने रेजिलियंट हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, हम रिकवर कर लेंगे। किसको ये कह रहे हैं रिकवर कर लेंगे, स्टेट्स को। किन स्टेट्स को, जो कि वरीड थे, दैट वेर वरीड। अभी ये स्टेट्स वरीड क्यों थे अबाउट द फिस्कल कैपेसिटी, अपने अपने जो फिस्कल कैपेसिटीज़, जो उनके पास अमाउंट था, फिस्कल कैपेसिटीज़ कितने फाइनेंशियली स्टेबल हैं। तो ये स्टेट्स को अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर चिंता थी। क्यों चिंता थी, आफ्टर 5 years ऑफ एश्योर्ड रेवेन्यूज थ्रू जीएसटी कंपनसेशन एक्सपायर्ड लास्ट जुलाई। तो जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में, उन्हें कहा गया था कि स्टेट्स को कहा गया था कि जो भी आपकी टैक्स कलेक्शन में कमी आएगी ना, वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट आपको भरपाई कर देगी, उसकी कंपनसेशन कर देगी। तो उन्होंने कहा था कि हम ऐसा कंपनसेशन 5 साल तक करेंगे। तो 5 साल तो पिछले साल ही हो गया, ये साल 6th ईयर था, तो पिछले साल 5 साल हो गए थे, तो वो तब ख़त्म हो गया था उनका वो जो एग्रीमेंट था कंपनसेशन का फॉर टैक्स पेयर्स एंड कंज्यूमर्स, वो ख़त्म हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो अब टैक्स पेयर्स और कंज्यूमर्स की बात करें तो हाउएवर रिमेन्स टू बी डन। तो अगर टैक्स पेयर्स और कंज्यूमर्स की बात करें तो उनके लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, ठीक है। आपने इन लोगों के लिए तो कर दिया, आपके पास इतना ज़्यादा कलेक्शन आ गया, आपने इनको कंपनसेशन दे दी 5 सालों तक। पर अगर हम टैक्स पेयर्स की बात करें और कंज्यूमर्स की बात करें, हाउएवर इज जैसे कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं, आप इनके लिए तो इतने सारी चीज़ें कर दी, इनके लिए तो बोर्ड्स वेल है, स्टेट्स के लिए ये चीज़ अच्छी है, बोर्ड्स वेल। पर हाउएवर अब टैक्स पेयर्स और इनकी बात करें तो मच रिमेन्स टू बी डन, मतलब अभी भी बहुत कुछ करना है। टिल द जीएसटी कैन बी कंसिडर्ड एज गुड एंड सिंपल टैक्स। देखो यहाँ पे जीएसटी का एब्रीवेशन उन्होंने क्या कह दिया,
इस हमें और भी इतनी सारी चीज़ों को और भी अच्छा दुरुस्ती करनी है कि कब तक दुरुस्त करना है, जब तक लोग जीएसटी को गुड और सिंपल टैक्स ना कहते हैं। गुड इज़ अच्छा, सिंपल इज़ एकदम साधारण सा सिंपल तरीके से। तो जब तक लोग जीएसटी को ये ना कह के पुकारे तब तक हमें जीएसटी को सुधारना होगा, ठीक है। जीएसटी compensation cess levies have been extended till at least March 2026 instead of initial 5-year tenure। तो जो ये जीएसटी का कंपनसेशन था, पहले कहा गया था ना कि हम 5 साल तक देंगे, अब उसको बढ़ा के एटलीस्ट मार्च 26 तक तो कर दिया गया है कि हाँ अब आपको हम मार्च 26 तक देंगे ड्यू टू ट्रांजिस्ट्री शॉक ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन ऑन रेवेन्यूज़। तो जो रेवेन्यू के ऊपर इफेक्ट पड़ा था कोविड-19 का, उसके वजह से अब कहा गया है कि हाँ ठीक है हम आपको बढ़ा के दे देंगे, आपका पिछले साल ही ख़त्म होना था पर अब हम आपको मार्च 2026 तक कंपनसेशन देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रिमेन्स अ पेन पॉइंट फॉर इंडस्ट्री। देखो पेन पॉइंट आपका एक फ्रेज होता है, पेन पॉइंट इज़ जो आपके लिए समस्या है अभी भी, ठीक है, जो आपको दर्द दे रहा है अभी भी, ठीक है। तो जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट इज़ जो समस्या है, तो समस्या का समाधान जो है ना वो जीएसटी में अभी भी नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ ना अभी भी टैक्स पेयर्स को अभी भी दर्द दे रही है। विथ जीएसटी अपेलेट ट्राइब्यूनल्स, अपेलेट ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं, जो आपकी समस्याओं का निवारण करते हैं। तो जो अपीलेट ट्राइब्यूनल्स हैं ना स्टिल नॉट सेटअप। तो जीएसटी के अंडर जो उनके अपीलेट ट्राइब्यूनल्स हैं, ऐसी संस्थाएं जो आप जीएसटी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, वो अभी भी नहीं बन पाई हैं। नॉट सेटअप मतलब वो अभी भी नहीं बन पाई हैं। 6 साल हो गए हैं पर अभी भी ऐसी संस्थाएं नहीं बन पाई हैं जो जीएसटी के रिलेटेड मुद्दों को सॉल्व करें, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही लोगों को पेन पॉइंट कर रही है, मतलब अभी दर्द दे रही है, अभी भी सता रही है। देर इज़ नो रोड मैप इज़ जो एक ब्लूप्रिंट होता है, जो एक नक्शा होता है कि हाँ हमें आगे के लिए क्या क्या करना है। तो आगे की क्या करना है, किन चीज़ों को लेके आगे क्या करना है वो अब हमें बताएंगे ऑथर। पर अभी भी इन सारे चीज़ों के लिए अभी जीएसटी के पास रोड मैप नहीं है। कौन से हैं वो चीज़ें, इन साइट ऑफ द रेट रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज, रेट को रैशनलाइज करना, मतलब जो रेट्स बढ़े हुए थे टैक्स स्लैब्स उनको फिर से सही करना, उसके रिगार्डिंग अभी भी जीएसटी के पास कुछ भी रोड मैप नहीं है, कोई भी प्लान नहीं है, ठीक है। और द इंक्लूजन करना इज़ ऐड करना किसको, एक्सक्लूडेड आइटम्स। तो अभी जो जीएसटी से एक्सक्लूड रखे गए हैं उनको इंक्लूड करने के लिए भी कोई नहीं सोचा जा रहा है, अभी भी कोई प्लान नहीं है। कौन से हैं वो आइटम्स जो एक्सक्लूड किए गए हैं, मतलब बाहर रखे गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी पे आपका जीएसटी नहीं लगता है, आप अपने बिल्स पे देख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं लगाया जाता है। पेट्रोल पे आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता है। रियल एस्टेट, जब आप घर खरीदते हो, रियल एस्टेट इज जब आप घर ज़मीन खरीदते हो उस पर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे अभी भी जीएसटी नहीं लग रहा है, इनको इंक्लूड करने के ऊपर अभी भी कोई भी प्लान नहीं बनाया गया है। विदाउट विच, तो अगर हम इन सारे चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो इन सारे चीज़ों के बिना द एफिशिएंसी जो क्षमता है जीएसटी का, एफिशिएंसी गेन्स, मतलब जितना हम एफिशिएंटली गेन कर पाते हैं, जो हमें फ़ायदा होगा जीएसटी से ना फ्रॉम द जीएसटी, रिमेन कंस्ट्रक्टेड इज़ मतलब एकदम सीमित रह जाएगा। तो अगर हम इन चीज़ों को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो इससे हमारे जो जीएसटी को फ़ायदा आएगा और ज़्यादा रेवेन्यू आएगा वो सीमित सा रह जाएगा। बिकॉज़ ये सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो बहुत बड़े पैमाने पे होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी देखो हर एक कंज्यूम करता है तो उससे कई ज़्यादा जीएसटी आ सकता है। पेट्रोल हर एक व्यक्ति प्रोबेबली पेट्रोल को यूज़ करता है तो उस पर कई ज़्यादा जीएसटी मिल सकता है। जो घर खरीदते हैं लोग, बहुत सारा इस सेक्टर पे ट्रांजैक्शंस होती हैं तो इस पे हम बहुत ज़्यादा जीएसटी को पा सकते हैं। पर अब जब उनके ऊपर अब जीएसटी नहीं लगाया जा रहा है तो बहुत ही सीमित रह जाएगा जीएसटी से जो हमें गेन्स होने हैं, ठीक है। ओके, द जीएसटी काउंसिल, जो जीएसटी की जो काउंसिल है उसको क्या करना चाहिए, नीड्स टू मीट ऑफन, उन्हें बार बार, ऑफन इज़ लगातार, उन्हें अपनी मीटिंग्स को करना चाहिए ताकि इन सारे इश्यूज़ को वो सॉल्व करें। और क्या करना चाहिए, एंड टर्न इट्स टू डू लिस्ट, आपकी टू डू लिस्ट होती है ना, टू डू लिस्ट क्या होती है कि हमें इन सारे चीज़ों को ख़त्म करना है, ठीक है। इस टाइम तक, आज के दिन तक हमें इन सारे चीज़ों को ख़त्म करना है, ठीक है। आप ऐसे टिक मार्क करते हो जब वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी चीज़ टू डू लिस्ट मतलब हम आज इस काम को हमें करना है, ठीक है। उससे किस लिस्ट में टर्न करना है, मस्ट
डू लिस्ट, मस्ट डू लिस्ट मतलब हमें इसको करना ही है। टू डू लिस्ट में क्या होता है, हाँ अगर आपने किया तो ठीक है, नहीं किया तो भी रह जाएगा वो, ठीक है, वो ऐसे ही रह जाएगा, पर हमें उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है, मस्ट डू लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब जो भी ये सारे टास्क हैं ना, आपके जो ये सारे टास्क दिए गए हैं, इसे इंक्लूड करना इन सारे चीज़ों को, ठीक है, फिर रेट्स को रैशनलाइज करना, इससे तो आपको करना ही है, टू डू लिस्ट में नहीं रखना है। ऐसा नहीं चलेगा कि हाँ किया किया, नहीं किया तो भी चल जाएगा, नहीं, करना ही करना है, ठीक है। और कैसे करना है, एक्सपीडिशियसली करना है, मतलब जल्द से जल्द करना है। ऐसे नहीं कि हाँ करेंगे 2 साल 5 साल, नहीं, जल्द से जल्द आपको इसको ख़त्म करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, बहुत सही बात दी गई थी, है ना, टू डू लिस्ट को मस्ट डू लिस्ट में कन्वर्ट करना है, वाओ। ओके, अब जल्दी से एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को करते हैं, फिर अपने सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। जल्दी से बताइए इन 5 पार्ट्स में कहाँ पे है एरर। यस यस, सो द एरर इज इन पार्ट बी। देखो, हेल्प के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, मैंने आपको पीछे भी बताया था, ठीक है। तो ये आपका पैराग्राफ मैंने आपके इसी आर्टिकल से लिया है। तो देखो, आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आपका आ जाएगा यहाँ पे इम्प्रूव, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हेल्प इम्प्रूव लिखना है, ना कि इम्प्रूव्ड, ठीक है। यस, सो ये हो गया एरर, ये आपका सेकेंड आर्टिकल है, आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे, मेरे को आपने पेशेंस से सुना, अच्छे से समझा, ठीक है। होप आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा हो। आर्टिकल क्या यार, सेशन। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और सेशन को शेयर करना भी ना भूलिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे सेशंस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। हम ऐसा ही सेशन हर रोज़ लाते हैं, हर रोज़ आपके साथ हम इस कॉम्प्रिहेंसिव सेशन को फॉलोअप करते हैं, ठीक है। तो हर रोज़ जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। So this was it for the today's session. Now I'll be winding up. Until we meet next time, bye bye everyone and take care.